3 महीने से कोई पागल मेरे घर के दरवाजे पर लाल रंग से आई लव यू लिख रहा था। मैं बुरी तरह डर गया था। तभी मेरी पड़ोसी दीदी सु वानलिंग ने मुझसे कहा कि सुरक्षा के लिए मैं उनके घर शिफ्ट हो जाऊं। मुझे लगा वो मुसीबत में मेरी मदद कर रही हैं, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं खुद अपने पैरों पर चलकर नरक में जा रहा हूँ। उनके घर के एक कोने में मुझे अपनी खोई हुई चाबियां और लाल रंग के पेंट का डिब्बा मिला। अभी मेरा दिमाग कुछ समझ पाता, तभी पीछे से मेरे सिर पर जोर से हमला हुआ और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब आंख खुली तो सामने कोई दयालु दीदी नहीं बल्कि एक डरावनी पागल औरत खड़ी थी। उसने मेरे पैरों को लोहे की जंजीर से बांध दिया था। मैं डर से बुरी तरह कांप रहा था। मैंने कांपती आवाज में पूछा, ये कौन सी जगह है? उसने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, ये हमारा हमेशा का घर है। जब मैंने पूछा कि दरवाजे पर वो सब उसने लिखा था तो उसने हंसते हुए हाँ कहा। मेरा तो जैसे पूरा संसार ही उजड़ गया। जो दीदी इतनी अच्छी बनती थी वही 3 महीने से मुझे परेशान कर रही थी। वो मुझसे कहने लगी, बस तुम मेरे बनकर रहो, घर पर आराम से गेम खेलो, एसी चलाओ, तुम्हारा सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। जब उसने मेरे चेहरे को छूने की कोशिश की तो मैंने उसका हाथ पीछे हटा दिया। मेरा ऐसा करना उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने चिल्लाकर कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत! इसके बाद उसने मुझ पर बुरी तरह गुस्सा निकाला और मुझे बहुत प्रताड़ित किया। मैं जमीन पर बेबस पड़ा था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम पागल हो, एक दिन पुलिस तुम्हें पकड़कर हमेशा के लिए अंदर डाल देगी। मेरी ये बात सुनकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने सामान को लात मारी और कहा, अगर इतना ही घमंड है तो आज से तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। सोचो तुम्हारी गलती क्या है। वो मुझे उस ठंडे कोने में अकेला छोड़कर चली गई। सुबह से रात हो गई। भूख के मारे मेरे पेट में भयानक दर्द हो रहा था। मैं दर्द से तड़प रहा था। तभी दरवाजा खुला और वो हाथ में मैकडॉनल्ड्स का बैग लेकर अंदर आई। उसने मेरे सामने बर्गर रखते हुए कहा, भूख लगी होगी ना, तुम्हारा पसंदीदा बर्गर लाई हूँ, खा लो। भूखा होने के बाद भी मेरे आत्मसम्मान ने मुझे रोक दिया और मैंने मना कर दिया। मैंने हाथ मारकर बैग को गिरा दिया। उसका चेहरा फिर से सख्त हो गया। उसने गुस्से में कहा, सीधे तरीके से नहीं खाओगे तो मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। उसकी डरावनी नजरों के सामने मुझे डर के मारे जबरदस्ती उस बर्गर को गले से नीचे उतारना पड़ा। मुझे खाते देख वो खुश हो गई और मेरे सिर को सहलाते हुए बोली, मेरा प्यारा बच्चा। खाना खत्म होने के बाद वो मेरे घावों पर दवाई लगाने लगी और मेरे कान में धीरे से बोली, याद रखना, गलती तुम्हारी थी, इसलिए तुम्हें ये सजा मिली और मैं वो फरिश्ता हूँ जो तुम्हारी चोट पर मरहम लगा रही हूँ। अगले दिन उसने मेरे सामने नौकरी छोड़ने का एक एग्रीमेंट रखा। मैंने हैरान होकर पूछा, क्या तुम मुझे जिंदगी भर यहाँ बंद रखना चाहती हो? उसने पागलपन से कहा, हाँ, इतनी मेहनत से तुम्हें पाया है, जाने कैसे दूं। काफी दबाव और प्रताड़ना के बाद हार मानकर मुझे उस कागज पर दस्तखत करने पड़े। अगले दिन वो ऐसे ऑफिस गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो और सीधे एचआर मैनेजर के पास पहुंची। मैनेजर ने हैरान होकर पूछा, जियांग फैंग नौकरी छोड़ रहा है बिना काम सौंपे और बिना बोनस लिए? सु वानलिंग ने झूठे आंसू बहाते हुए कहा, उसके घर में अचानक कोई बड़ी परेशानी आ गई है, इसलिए वो रात में ही गांव चला गया और मुझे सब संभालने को कहा। मैनेजर को शक हुआ। उसने पूछा, क्या वो सच में नहीं आ रहा या कोई उसे आने नहीं दे रहा? सु वानलिंग ने बात संभालने की कोशिश की। तभी ऑफिस का दरवाजा खुला और हमारी बॉस या जी यू अंदर आई। उसने सीधे मैनेजर से कहा, मुझे तुरंत जियांग फैंग से बात कराओ, मैं कल से उसे ढूंढ रही हूँ। सु वानलिंग को यह देखकर बहुत जलन हुई। उसने बीच में आकर कहा, मैम, उसने नौकरी छोड़ दी है। बॉस ने गुस्से में कहा, मैं उसका इस्तीफा मंजूर नहीं करती, उसे मेरे सामने आने को कहो। सु वानलिंग ने बहाना बनाया कि उसका फोन नहीं मिल रहा। बॉस ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, मैं खुद उसे ढूंढ निकालूंगी। बॉस के जाने के बाद सु वानलिंग के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी, जैसे उसे पूरा भरोसा हो कि कोई मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। अगले कुछ दिनों तक वो बहुत व्यस्त रही। वो सिर्फ खाना देने आती थी। एक सुबह खाना देते समय गलती से उसकी चाबियों का गुच्छा जमीन पर गिर गया, जो ठीक मेरे हाथ के पास था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि यही इस कैद से आजादी की चाबी थी। तभी अचानक बाहर से किसी के आने की आवाज आई। बाहर से मकान मालिक आंटी की आवाज आई, वानलिंग, क्या तुम्हें जियांग फैंग का कुछ पता है? वो आवाज मेरे लिए किसी वरदान जैसी थी। मैंने बिना सोचे समझे तुरंत चाबी उठाई, जंजीर खोली और चिल्लाया, आंटी, मैं यहाँ हूँ, मुझे बचाइए। मैंने पूरी ताकत से दौड़कर मुख्य दरवाजा खोला। बाहर तेज रोशनी थी, लेकिन जैसे ही मेरी नजर सामने पड़ी, मेरी खुशी गायब हो गई। बाहर कोई आंटी नहीं थी, बल्कि सु वानलिंग खड़ी थी। उसके हाथ में मोबाइल था, जिसमें मकान मालिक आंटी की आवाज की रिकॉर्डिंग बज रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे प्यारे दोस्त, तुम कहाँ भागने की कोशिश कर रहे थे? मैं डर के मारे जम गया। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उसने ठंडी नजरों से मुझे देखा, अपना फोन जेब में रखा और बाहर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। उसने डरावनी हंसी के साथ कहा, भागना चाहते हो ना, तो अब इसकी कीमत चुकाओ। अगले 2 घंटे मेरे लिए किसी नरक से कम नहीं थे। मैं पूरी तरह टूट चुका था। वो दोबारा दवाई लेकर आई और जब उसने मुझे छुआ तो मैं डर से कांप उठा। मेरी इस हालत को देखकर वो गुस्सा होने के बजाय और खुश हो गई। वो मुझे पालतू जानवर की तरह सहलाते हुए दवाई लगाने लगी और बोली, जब यहाँ रहने खाने को सब मिल रहा है तो भागना क्यों है? उसने मुझे अपनी बातें मानने के लिए मजबूर किया। डर के मारे मेरे पास उसकी हर बात में हाँ मिलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैंने कांपते हाथों से पानी पिया। उसने हंसते हुए पूछा, अगली बार तो नहीं भागोगे? मैंने डर कर सिर हिलाया, नहीं, कभी नहीं। उसने मेरे दिमाग में ये बात डाल दी कि जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी अपनी गलती की वजह से है। अगले दिन उसने पूरे घर को एक सख्त जेल में बदल दिया। उसने घर के हर कोने में, यहाँ तक कि बाथरूम और बाहर के रास्ते में भी कैमरे लगा दिए।
मैं पूरी तरह से उसकी निगरानी में था। कुछ दिनों बाद अचानक बाहर सच में मकान मालिक आंटी आई और दरवाजा खटखटाया। मेरे अंदर फिर से भागने की इच्छा जागी, लेकिन पिछले डर ने मुझे रोक दिया। मुझे लगा कि ये फिर से सू वानलिंग की कोई नई चाल हो सकती है। चारों तरफ कैमरे थे, अगर मैं चिल्लाता तो वो तुरंत आ जाती। मैंने डर के मारे अपने कान बंद कर लिए। बाहर से दस्तक बंद हो गई और आंटी चली गई। मैं बेबसी और पछतावे में रोने लगा। रात को सू वानलिंग ने मेरे लिए बहुत अच्छा खाना बनाया। ये देखकर मुझे और डर लग रहा था कि इसके पीछे उसकी क्या चाल है। खाना खाने के बाद उसने बहुत प्यार से मेरा मुंह साफ किया और मुझे एक नया गेमिंग कंसोल वीडियो गेम लाकर दिया। उसने कहा, ये तुम्हारी बात मानने का इनाम है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आगे भी ऐसे ही सीधे बनकर रहोगे तो और भी इनाम मिलेंगे। इस अंधेरे कमरे में समय काटने के लिए मुझे वो गेम मिला तो मेरे मन में भी एक अजीब सी उम्मीद जागी। उसने जाते जाते कहा कि कल वो मेरे लिए एक और नया सरप्राइज लाएगी। उस भयानक रात के बाद जैसे ही सू वानलिंग काम पर गई, मैंने गुस्से और बेबसी में आकर कमरे में रखे उसके सारे तोहफे तोड़ दिए और पूरा कमरा तहस नहस कर दिया। अगले दिन सुबह जब उसने दरवाजा खोला तो उसके हाथ में नाश्ता था। वो मुस्कुराते हुए बोली, आज भी दीदी तुम्हारे लिए प्यार भरा नाश्ता लाई है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर जमीन पर बिखरे टूटे हुए तोहफों पर पड़ी, उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने नाश्ते की प्लेट को जोर से टेबल पर पटका और चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे दिए तोहफों के साथ ऐसा करो? तुम बहुत बिगड़ते जा रहे हो। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उसने मेरे पेट पर जोर से वार किया। दर्द और डर के मारे मेरी चीख निकल गई। मैं कांपती आवाज में बोला, सू वानलिंग, तुम आखिर चाहती क्या हो? उसने मुझे कॉलर से पकड़ा। उसने जमीन पर बिखरे सामान की तरफ इशारा करते हुए कड़े लहजे में पूछा, ये सब क्या है? मैंने डरते हुए लेकिन हिम्मत जुटाकर कहा, तुमने ये सब मुझे दे दिया था ना, तो अब मैं इसका जो चाहूं वो करूं। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। उसने अपनी जेब से एक ब्रेसलेट निकाला और जबरदस्ती मेरी कलाई पर बांधते हुए कहा, ये बहुत कीमती धागा है जो हमारे रिश्ते को हमेशा बनाए रखेगा। इसे कभी मत निकालना, समझे? मैं डर से कांप रहा था। मैंने बस इतना कहा, हाँ समझ गया। ब्रेसलेट बांधने के बाद उसका बर्ताव अचानक बदल गया। उसने प्यार से मेरे सीने पर थपकी दी और बोली, चलो अब जल्दी से नाश्ता कर लो, दीदी ऑफिस जा रही है, मुझे दोबारा गुस्सा मत दिलाना। उसका ये पल में बदलना मेरे रोंगटे खड़े कर रहा था। उसके जाने के बाद मैंने राहत की सांस ली और जैसे तैसे नाश्ता किया। इस छोटे से कमरे में मेरा दम घुट रहा था। तभी मुझे उस वीडियो गेम की याद आई जो उसने मुझे दिया था। मुझे लगा शायद इसके जरिए मैं बाहरी दुनिया से जुड़ने का कोई रास्ता ढूंढ सकूं। लेकिन जैसे ही मैंने उसे चालू किया, मेरी उम्मीदों पर पानी फिर गया। उसका इंटरनेट सिस्टम पूरी तरह से ब्लॉक किया जा चुका था। उधर सुबह के 10 बजे ऑफिस में सू वानलिंग अपनी सीट पर बैठी थी। वो ऑफिस के दूसरे कपल्स को देखकर मन ही मन सोच रही थी कि वो कब मेरे साथ एक सामान्य जिंदगी बिता पाएगी। वो मेरे बारे में सोचकर पागल हो रही थी, लेकिन फिर उसने खुद को समझाया कि अभी सही वक्त नहीं है, क्योंकि मैं अभी भी उससे डरता हूँ और मैंने पूरी तरह हार नहीं मानी है। तभी अचानक हमारी बॉस शिया जियू वहां आई और उसने गुस्से में एक भारी फाइल सू वानलिंग की टेबल पर पटक दी। बॉस ने कड़े लहजे में कहा, ये नया प्रोजेक्ट तुम्हें 3 दिन के अंदर पूरा करना है। सू वानलिंग का मूड खराब हो गया। उसने चिढ़कर कहा, मैम मेरे पास पहले से ही बहुत काम है। बॉस का पारा चढ़ गया। वो चिल्लाकर बोली, ये प्रोजेक्ट पहले जियांग फैंग में संभाल रहा था, अब तुम इसे देखोगी। अगर कंपनी में रहना है तो काम करो, वरना तुरंत यहाँ से निकल जाओ। बॉस के गुस्से को देखकर पूरा ऑफिस शांत हो गया। जब से मैं अचानक गायब हुआ था, ऑफिस में बॉस का मूड वैसे ही बहुत खराब रहता था। बॉस के जाने के बाद सू वानलिंग गुस्से से कांप रही थी, लेकिन अचानक उसके दिमाग में एक शातिर विचार आया। उसने सोचा कि ये प्रोजेक्ट तो पहले मेरा ही था, तो क्यों ना वो इस काम को घर ले आए और मुझसे ही ये काम करवाए। उसने सोचा कि इससे उसका काम भी हो जाएगा और वो ये भी चेक कर पाएगी कि मैं काम के बहानों में कहीं कोई मदद का मैसेज या सुराग तो नहीं छुपा रहा। रात को जब वो घर आई तो उसके हाथ में खाने का बैग था। उसने मुस्कुराकर कहा, चलो डिनर का टाइम हो गया। मैं उसे देखकर डर से सहम गया। उसने टेबल पर बर्गर और फ्राइज रख दिए। मैं सुबह से भूखा था, इसलिए मैंने तुरंत एक बर्गर उठाकर खाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही मैंने दूसरे बर्गर की तरफ हाथ बढ़ाया, उसने ठंडे लहजे में कहा, रुक जाओ, हाथ मत लगाना। उसके इन 2 शब्दों को सुनते ही मैं वहीं जम गया और मेरे पैर से लेकर सिर तक डर की एक ठंडी लहर दौड़ गई। तभी सू वानलिंग ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो मुस्कुराई और बहुत ही अजीब लहजे में बोली, अरे तुम्हारे चेहरे पर तो सॉस लग गया है। मैं डर के मारे एकदम सुन्न हो गया। इसके बाद वो टेबल के ऊपर से मेरी तरफ झुकी। उसके लंबे बाल मेरे चेहरे को छू रहे थे और मुझे उसके परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। मेरा दिमाग पूरी तरह काम करना बंद कर चुका था। उसने बहुत ही अजीब और डरावने तरीके से मेरे चेहरे से सॉस साफ किया, जिससे मुझे शर्मिंदगी भी हो रही थी और भयानक डर भी लग रहा था। सुबह जो औरत मुझ पर हाथ उठा रही थी, वो अचानक इस तरह का अजीब बर्ताव करने लगी थी। मेरी घबराहट देखकर वो और मुस्कुराई और बोली, ऐसे क्या देख रहे हो, जल्दी खाओ, या फिर तुम मुझसे कुछ और उम्मीद कर रहे हो। मैंने तुरंत डर के मारे अपना सिर नीचे किया और जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। खाना खत्म होने के बाद उसकी नजर अचानक मेरे बिस्तर पर गई, जहां मेरा वीडियो गेम उल्टा रखा हुआ था। उसने पूछा, वैसे तुम्हारा गेमिंग कंसोल बिस्तर पर उल्टा क्यों पड़ा है? मैंने घबराते हुए बात छुपाने की कोशिश की, कुछ नहीं, बस ऐसे ही रखा है। लेकिन वो मुस्कुराते हुए सीधे मेरे बिस्तर की तरफ बढ़ने लगी। मैं डर के मारे अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। तभी उसने ठंडे लहजे में कहा, वहीं रुक जाओ। उसके इन शब्दों ने जैसे मुझे वहीं जमा दिया। उसने मेरा वीडियो गेम उठाया और जैसे ही उसकी स्क्रीन ऑन हुई, मेरा दिल बैठ गया।
उसने स्क्रीन पर देखते हुए बहुत ही तीखे शब्दों में कहा, अच्छा तो तुमने अपने गेम के कैरेक्टर का नाम मेरे नाम पर कोई गाली रखा है? मैं डर के मारे कांपने लगा और मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उसने गेम को मेरे चेहरे के पास लाकर मेरे कान में धीरे से कहा, तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है क्या? जब तुम मेरी इज्जत नहीं कर रहे तो क्या तुम्हें इसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए? मैं डर के मारे पीछे हटने लगा। मैंने डरते हुए कहा, मैं अभी इसे बदल देता हूँ, प्लीज मुझे मत मारना। वो एक शैतान की तरह मुस्कुराई और बोली, ठीक है, अगर सजा से बचना चाहते हो तो मेरे साथ एक गेम खेलो। अगर तुम जीत गए तो आज कोई सजा नहीं मिलेगी, लेकिन अगर हार गए तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मैंने कांपते हुए पूछा, कौन सा गेम? उसने कहा, रॉक पेपर सिजर्स। मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये इतना आसान होगा। उसने अपना एक हाथ पीछे छुपाया और मैंने भी अपना हाथ पीछे छुपाया। फिर मैंने पूरी ताकत से चिल्लाकर अपना हाथ आगे किया और पत्थर रॉक बनाया, लेकिन उसने अपना हाथ आगे ही नहीं किया था। वो वहीं खड़ी मुस्कुरा रही थी। जब उसने देखा कि मैंने पत्थर बनाया है तो उसने बहुत ही चालाकी से अपना हाथ आगे बढ़ाया और कागज पेपर खोल दिया। वो जहरीली मुस्कान के साथ बोली, लो मैं जीत गई, कितने दुख की बात है ना? मुझे समझ आ गया कि उसने धोखा दिया है। मैं तुरंत वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस छोटे से कमरे में मैं कहां जाता? उसने तुरंत पीछे से मेरा कॉलर पकड़ा और मुझे वापस अपनी तरफ खींच लिया। डर और बेबसी के मारे मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। वो मेरे बेहद करीब आकर उत्तेजित आवाज में बोली, हारने के बाद सजा तो भुगतनी ही होगी, तुम भागने की कोशिश क्यों कर रहे थे? इसके बाद उसने जबरदस्ती मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। मैंने पीछे हटने की बहुत कोशिश की और बेबसी में कहा, बस करो, मुझे छोड़ दो। मेरी बेबसी देखकर वो हंसने लगी और थोड़ी दूर होकर बोली, अच्छा तो तुम ये नहीं चाहते? मैंने डर के मारे आंखें चुरा ली। उसने हंसते हुए कहा, ठीक है, अगर ये नहीं चाहते तो मत करो। लेकिन उसने बात बदलते हुए कहा, तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। मुझे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। मैंने पूछा, क्या काम? उसने अपने पीछे से एक भारी फाइल निकाली और मेरे सामने रख दी। ये वही प्रोजेक्ट था जो हमारी बॉस कंपनी में मुझसे करवाना चाहती थी और जिसे पहले रिजेक्ट कर दिया गया था। मुझे पता था कि ये प्रोजेक्ट बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने फाइल वापस बढ़ाते हुए कहा, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। उसने मेरे बालों से खेलते हुए कहा, कोई बात नहीं, मेरे बेडरूम में कंप्यूटर है, मैं वो यहाँ ले आती हूँ। इंटरनेट के अलावा तुम्हें जो चाहिए मैं सब ला कर दूंगी। मुझे तुरंत समझ आ गया कि वो इतनी देर से जो नाटक कर रही थी वो सिर्फ मुझसे अपना काम करवाने के लिए था। वो मुझे अपना गुलाम बनाकर काम करवाना चाहती थी। मैंने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाकर कांपती आवाज में पूछा, ये बहुत मुश्किल काम है, अगर मैं इसे न करूं तो? सु वानलिंग ने तुरंत मेरा जबड़ा पकड़ा और अपनी आंखों में आंखें डालने पर मजबूर करते हुए कहा, अगर नहीं करोगे तो दीदी तुम्हें रोने पर मजबूर कर देगी। उस खौफ ने मेरी बची कुची हिम्मत भी तोड़ दी। मैंने कांपते हाथों से फाइल ली और कहा, मैं करूंगा, मैं आपकी बात मानूंगा। वो खुश होकर अपने कमरे से टेबल और कंप्यूटर उठा लाई। कंप्यूटर चालू होते ही वो मेरे पीछे खड़ी हो गई और अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। उसकी उस भयानक पकड़ से मेरा दम घुट रहा था और इस तरह मैं सु वानलिंग ने थोड़ी देर सोचा और फिर अचानक मेरे गाल पर अपना हक जताया। वो बहुत ही अजीब और मीठे लहजे में बोली, चलो शाओवुंग छोटा फैंग, अब जल्दी से जाओ और फ्रेश हो जाओ, फिर अपने पहने हुए कपड़े दीदी को दे देना, दीदी उन्हें अच्छे से साफ कर देगी। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने तुरंत हाथ हिलाते हुए मना किया, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी कपड़े बदलना नहीं चाहता, मैं खुद साफ कर लूंगा। मेरी बात सुनते ही सु वानलिंग की आंखों में नाराजगी साफ दिखने लगी। उसने कड़े लहजे में कहा, बात मानो, अभी जाओ और कपड़े दीदी के पास छोड़ दो। उसकी आवाज सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने फिर कहा, मैं अभी नहीं बदलना चाहता। इस बार उसका सब्र पूरी तरह टूट गया। वो चिल्लाई, जब मैंने कहा मुझे दे दो तो दे दो। उसने मुझे इतनी जोर से खींचा कि मैं लड़खड़ा गया और डर के मारे गुहार लगाने लगा। ठीक है वानलिंग दीदी, मैं दे रहा हूँ, प्लीज जबरदस्ती मत करो। 20 मिनट बाद मैं फ्रेश होकर बाहर आया और नए कपड़े पहने। जो कपड़े मैंने उतारे थे उन्हें सु वानलिंग पहले ही समेट कर ले जा चुकी थी। मैं खुद को संभाल कर कंप्यूटर के सामने बैठा, लेकिन अब मेरे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। प्रोजेक्ट मुश्किल था, ये तो एक बात थी, पर असली उलझन ये थी कि क्या मैं इस काम के जरिए बाहरी दुनिया तक मदद का कोई संदेश पहुंचा पाऊंगा? आखिरकार सु वानलिंग कोई बेवकूफ नहीं थी। वो मेरे काम के एक एक शब्द और एक एक लाइन को बार बार चेक करने वाली थी। अगर उसे जरा सा भी शक हुआ कि मैं मदद मांगने की कोशिश कर रहा हूं तो वो मुझे फिर से बहुत बुरी तरह प्रताड़ित करती। मैं बहुत देर तक सोचता रहा, उंगलियां कीबोर्ड पर चलती रहीं, शब्दों को छुपाने की कोशिश की, पर बात नहीं बनी। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। ये प्रोजेक्ट पहले मैंने अपनी बॉस शिया जी यू के कंप्यूटर पर शुरू किया था, पर इसका पहला ड्राफ्ट कभी फाइनल नहीं हो पाया था। अगर मैं बिल्कुल वैसा ही हूबहू प्रोजेक्ट का ड्राफ्ट तैयार कर दूं जो बॉस के कंप्यूटर पे अधूरा पड़ा था, तो ये बिना सु वानलिंग को शक हुए बॉस तक एक इशारा पहुंचा देगा। अगर इसका तरीका, इसकी बनावट और शब्दों का चुनाव बिल्कुल वैसा ही रहा तो बॉस इसे देखते ही समझ जाएंगी कि कुछ गड़बड़ है। और रही बात सु वानलिंग की, वो तो यही समझेगी कि मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर ये बेहतरीन काम किया है। मैंने एक गहरी सांस ली और कीबोर्ड पर तेजी से उंगलियां चलाईं। अपनी याददाश्त के दम पर मैंने उस अधूरे दस्तावेज को एक एक शब्द के साथ वैसा का वैसा ही दोबारा लिख दिया। दूसरी तरफ सु वानलिंग के बेडरूम में
वो मेरे पुराने कपड़ों को किसी बहुत कीमती खजाने की तरह अपने बिस्तर पर फैलाकर बैठी थी। वो उन कपड़ों को सीने से लगाए हुए पागलपन में डूबी थी। अगले दिन सुबह जब वो जागी तो उसने देखा कि मेरे कपड़ों पर उसके खुद के निशान बने हुए हैं। उसने थोड़े अजीब भाव से कपड़े उठाए और सोचा, चलो इसे अच्छे से साफ करके सुखा देती हूँ। छोटा फैंग इस बात का बुरा नहीं मानेगा। वो उठी, उसने अंगड़ाई ली और मेरे कपड़ों को अपने कपड़ों के साथ वॉशिंग मशीन में डाल दिया। इसके बाद उसने किचन में जाकर नाश्ता बनाया और ट्रे लेकर मेरे कमरे की तरफ आई। उसने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। चलो आलसी बच्चे, उठो और नाश्ता कर लो। लेकिन दरवाजा खोलते ही उसकी आवाज अचानक रुक गई। मैं बिस्तर पे नहीं था, बल्कि कंप्यूटर के आगे सिमट कर बैठा हुआ लगातार कीबोर्ड पे काम कर रहा था। स्क्रीन की हल्की रोशनी में मेरा पीला पड़ा चेहरा साफ दिख रहा था। आहट सुनते ही मैं अंदर से सहम गया। मैंने मुड़कर देखा कि वो है तो मेरा शरीर डर के मारे कांपने लगा। मैंने कहा, क्या सुबह हो गई? मैंने पूरा प्रोजेक्ट तैयार कर लिया है, मैं अभी इसे कॉपी करके तुम्हें दे देता हूँ। मेरी आंखों में नींद की कमी के कारण लाल धारियां बन चुकी थीं और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, जिससे साफ था कि मैं पूरी रात नहीं सोया। ये देखकर सू वानलिंग का दिल थोड़ा सा पसीज गया। उसने नाश्ते की ट्रे रखी और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। उसने कहा, तुमने एक ही रात में पूरा काम खत्म कर दिया? इतनी भी क्या जल्दी थी? देखो तुम्हारी आंखों की क्या हालत हो गई है, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। उसके मुंह से ये सुनकर मेरे मन में घृणा पैदा हो गई। जब तुम मुझे प्रताड़ित कर रही थी तब तुम्हें मेरी फिक्र क्यों नहीं हुई? पर मैंने तुरंत अपना सिर घुमाया और पेन ड्राइव यू ड्राइव निकालकर उसके हाथ में थमा दी। मैंने कहा, यह पहला ड्राफ्ट है, तुम देख लो, अगर कहीं कोई बदलाव करना हो तो। सू वानलिंग मुस्कुराई। वो नीचे झुकी और उसने मेरे गाल पर अपना स्नेह जताया। उसने कहा, कोई बात नहीं, पहले नाश्ता कर लो। जब उसने मुझे छुआ तो मुझे अंदर से बहुत अजीब और खराब लगा, लेकिन इस बार मैं समझदार हो चुका था। मैंने न तो अपना चेहरा हटाया और न ही कोई विरोध किया। मैं सुबह सुबह दोबारा कोई बड़ी मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था। नाश्ता करने के बाद सू वानलिंग ऑफिस के लिए निकल गई। इस तरह मेरी योजना का पहला कदम कामयाब हो गया। पर अब सब कुछ बॉस शियाजी यू पर निर्भर था। क्या वो मेरे इस छुपे हुए इशारे को समझ पाएंगी? ऑफिस पहुंचते ही सू वानलिंग ने तुरंत वो फाइल अपने कंप्यूटर में कॉपी की। उसने एक एक शब्द को बार बार पढ़ा और कई बार चेक किया। उसने हर मुमकिन तरीके से ये ढूंढने की कोशिश की कि कहीं मैंने इसमें कोई गुप्त संदेश या मदद की गुहार तो नहीं छुपाई है, पर उसे कुछ भी नहीं मिला। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और सोचने लगी, ये इतनी आसानी से मान कैसे गया? इसने कोई भी चालाकी करने की कोशिश नहीं की। ये बात उसे राहत देने के बजाय और उलझन में डाल रही थी। ये प्रोजेक्ट वाकई बहुत शानदार, तार्किक और अनोखा था, पर उसकी सबसे बड़ी शंका यही थी कि इसमें कोई गड़बड़ क्यों नहीं दिख रही थी। इस अजीब सी उलझन के कारण वो बहुत परेशान थी। उसने कई बार और रीचेक किया। जब उसे यकीन हो गया कि सामने से कोई समस्या नहीं है, तब जाकर उसने थोड़ी राहत की सांस ली। उसने प्रोजेक्ट का प्रिंट निकाला, बॉस के ऑफिस की तरफ बढ़ गई। दरवाजा खटखटाकर सू वानलिंग अंदर गई और फाइल बॉस की टेबल पर रख दी। उसने बहुत ही सलीके से कहा, मैम, ये वही प्रोजेक्ट है जो आपने मांगा था। बॉस शियाजी यू की आंखों में हैरानी साफ देखी जा सकती थी। वो तो सिर्फ उस पर दबाव बनाना चाहती थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि काम सिर्फ एक दिन में हो जाएगा। फिर भी उन्होंने जानबूझकर सख्त लहजे में कहा, इतनी देर क्यों लगी? अगर अगली बार भी यही रफ्तार रही तो तुम यहाँ से जा सकती हो। सू वानलिंग ने अपना गुस्सा दबाया। उसकी मुट्ठियां भिंच गईं, पर उसने खुद को शांत रखा। बॉस ने फाइल उठाई और उसे पढ़ना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे बॉस उस फाइल को पढ़ रही थी, उनके चेहरे के भाव बदलने लगे। उन्हें वो सारी बातें बहुत जानी पहचानी लगीं। उनके दिल में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। उन्होंने सू वानलिंग से कहा, तुम अभी बाहर जाओ, मुझे इसे ध्यान से देखना होगा। सू वानलिंग बिना कुछ बोले बाहर चली गई। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, कैबिन में बॉस अकेली रह गईं। उन्होंने तुरंत अपना कंप्यूटर चालू किया और पुरानी फाइलों के डेटाबेस में पागलों की तरह कुछ ढूंढने लगी। काफी देर की तलाश के बाद आखिरकार उन्हें एक पुरानी और अधूरी फाइल मिल गई। ये वही ड्राफ्ट था जो मैंने कभी छोड़ा था। बॉस ने प्रिंट की हुई फाइल को कंप्यूटर स्क्रीन पर खुली फाइल के ठीक सामने रखा और एक एक शब्द का मिलान करने लगी। सब कुछ बिल्कुल एक जैसा था, हर एक लाइन हूबहू मिल रही थी। ये देखते ही उनकी आंखें फैल गईं और उनके चेहरे पर एक उम्मीद भरी मुस्कान आ गई। वो बुदबुदाईं, जियांग फैंग, मुझे पता था तुम इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते। वो अपनी खुशी और उत्साह को रोक नहीं पाई। अब उन्हें पूरा यकीन हो चुका था कि मैं कहाँ हूँ। उन्हें समझ आ गया था कि मैं सू वानलिंग की कैद में हूँ। उस शातिर औरत ने चालाकी से मेरे वजूद को दुनिया से छुपा दिया था, लेकिन मेरा ये संदेश सही जगह पहुंच चुका था। मुझे बाद में समझ आया कि करीब 3 महीने पहले जब हमारी बॉस शियाजी यू ने मुझे पहली बार देखा था, तभी से वो मेरी तरफ आकर्षित थी। उस रात उन्होंने मुझे अपने कैबिन में बुलाया था और वो हर दिन मेरे बारे में ही सोचती रहती थी। अगर उन्हें अपने परिवार और स्टेटस की परवाह नहीं होती तो शायद वो बहुत पहले ही मुझसे शादी कर चुकी होती। फिर सू वानलिंग को ये मौका ही नहीं मिलता। खैर, मेरे प्रोजेक्ट वाले इशारे को समझने के बाद बॉस के मन में एक शक पैदा हुआ। उन्होंने सोचा कि अगर मैं जिंदा हूं तो मेरा फोन और सारे संपर्क बंद क्यों हैं? क्या सू वानलिंग ने मुझे अपने घर में छुपा रखा है और मैं इस काम के जरिए मदद का इशारा भेज रहा हूं? ये सोचना थोड़ा अजीब था, पर अगर ये सच था
तो सू वानलिंग बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली थी। उधर उसी शाम 6 बजे सू वानलिंग ऑफिस से घर लौटी। मैं पूरी रात जागकर काम करने के कारण गहरी नींद में सोया हुआ था। तभी उसने मुझे हिलाते हुए कहा, अरे आलसी बच्चे, अब उठ भी जाओ वरना खाना ठंडा हो जाएगा। नींद में भी उसकी अजीब बातें सुनकर मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाने की कोशिश की तो उसने मेरे कान के पास आकर धीरे से कहा, जल्दी उठो वरना मैं तुम्हें जगाने का दूसरा तरीका अपनाऊंगी। जब मैं फिर भी नहीं उठा तो उसने जबरदस्ती मेरे गाल पर अपना हक जताना शुरू कर दिया। वो एक के बाद एक ऐसा करती रही और मुझे अपने गले से लगा लिया। अचानक मेरा दम घुटने लगा, जैसे कमरे की सारी हवा खत्म हो गई हो। इस घबराहट ने मुझे गहरी नींद से झटके से जगा दिया। मैंने होश में आते ही बिना सोचे समझे उसे खुद से दूर धकेल दिया। वो जोर से बिस्तर के पीछे वाले हिस्से से जा टकराई। मैंने गुस्से में पूछा, तुम ये क्या कर रही हो? लेकिन वो बिल्कुल गुस्सा नहीं हुई, बल्कि मुस्कुराते हुए बोली, चलो अब कुछ खा लो। मेरा चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो चुका था। मैंने खुद को शांत रखा, क्योंकि मैं जानता था कि अगर उसे गुस्सा आ गया तो वो मुझे फिर से बहुत बुरी तरह प्रताड़ित करेगी। सू वानलिंग अच्छे मूड में टेबल पर डिनर लगाने लगी। मैं तुरंत बाथरूम गया, ब्रश किया और उसके सामने आकर बैठ गया। मैं बस जल्दी से जल्दी खाना खाकर इस घुटन से बचना चाहता था। मुझे तेजी से खाते देख उसके चेहरे पर फिर से वही डरावनी मुस्कान आ गई। वो अचानक उठी, मेरे पीछे आई और उसने मुझे बहुत आसानी से उठाकर अपनी गोदी में बैठा लिया, जैसे कोई किसी पालतू बिल्ली को पकड़ता है। डर के मारे मेरा पूरा शरीर पत्थर की तरह सख्त हो गया। मैंने घबरा कर पूछा, अब क्या चाहती हो? उसने चम्मच से खाना उठाया और मेरे मुंह के पास लाते हुए मुस्कुराकर बोली, मेरी गोदी में बैठकर खाओ। मैंने अपनी गर्दन पीछे खींची और बहुत धीमी आवाज में कहा, मुझे इस तरह खाना पसंद नहीं है। उसने जबरदस्ती खाना मेरे मुंह में ठूंस दिया और बोली, पसंद नहीं है तब भी खाओ, मुझे ये पसंद है। मुझे बेबसी में उसे चबाना पड़ा। मेरे हाथ गुस्से से भींचे हुए थे। मुझे लग रहा था कि मैं एक कठपुतली हूं जो बिना किसी स्वाद के बस खाना निगल रहा है। वो मेरे बालों को सहलाते हुए अपनी इस अजीब सी पकड़ का आनंद ले रही थी। मेरा गला सूख रहा था। मैंने बस इतना कहा, ठीक है। पिछली बार की प्रताड़ना के बाद मैं समझ चुका था कि हालात के आगे झुकने में ही भलाई है। वो खुश होकर बोली, मेरा अच्छा बच्चा, कल संडे है, दीदी की छुट्टी है और मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ रहूंगी। क्या तुम खुश नहीं हो? मैंने अपना सिर नीचे झुका लिया। दिल में एक अजीब सी खामोशी थी। उसने मेरे करीब आकर पूछा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या तुम्हें मेरा साथ पसंद नहीं है? तभी अचानक उसके फोन की घंटी बजी। उसने फोन देखा, उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसने फिर मेरी तरफ देखा। उसने तेजी से मैसेज टाइप किया, मैम कल वीकेंड है, मैं ऑफिस में नहीं हूँ। लेकिन तभी फोन फिर से बजा। सू वानलिंग का पूरा शरीर जैसे जम गया। वो किसी भी कीमत पर बॉस को मेरे यहाँ होने का पता नहीं चलने देना चाहती थी। अगर ये बात सामने आ गई तो अंजाम बहुत बुरा होता। उसने फिर लिखा, मैम कल मेरा कुछ पर्सनल काम है, इसलिए मैं घर पर किसी का स्वागत नहीं कर पाऊंगी। फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। गुस्से के मारे सू वानलिंग की उंगलियां सफेद पड़ गईं, जैसे वो फोन को तोड़ देगी। उसने बहुत ही तीखी नजरों से मुझे देखा और बोली, छोटा फैंग, कल तुम पूरे दिन बिस्तर के नीचे छुपे रहोगे। एक आवाज भी बाहर नहीं आनी चाहिए और जब तक मैं न कहूं बाहर मत निकलना, समझे? मैंने हैरान होकर पूछा। उसने कड़े लहजे में चेतावनी देते हुए कहा, कल कोई घर पर आने वाला है और किसी को भी तुम्हारे यहाँ होने का एहसास नहीं होना चाहिए। दीदी को पता है कि तुम एक अच्छे बच्चे हो और मेरी बात मानोगे, है ना? उसकी उस डरावनी आवाज के आगे मैं बेबस हो गया और आंखें झुकाकर कहा, मुझे समझ आ गया। ये सुनते ही उसका चेहरा फिर बदल गया और उसने उसी अजीब मुस्कान के साथ मेरे बाल सहलाए। बहुत अच्छे, मेरा छोटा फैंग सबसे प्यारा है। अगली सुबह उसने मुझे बिस्तर से घसीट कर उठाया और उस धूल भरे ठंडे बिस्तर के नीचे छुपा दिया। तभी अचानक घर की घंटी जोर से बजी, डिंग डोंग। सू वानलिंग सोफे से उठी और नंगे पैर मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाजा खुलते ही सामने हमारी बॉस शिया झीयू खड़ी थी। उनकी नजर घर में रखे एक पौधे पर गई तो उन्होंने पूछा, अरे तुम पौधे भी रखती हो? सू वानलिंग ने जानबूझकर बहुत ही अजीब और चुनौती भरे लहजे में कहा, हाँ, ये मुझे छोटा फैंग जियांग फैंग ने दिया है। उसने कहा था कि हम दोनों एक जैसा पौधा रखेंगे ताकि हमारे रास्ते कभी अलग न हो और हम हमेशा साथ रहें। बिस्तर के नीचे छुपा मैं उसकी ये झूठी बातें सुन रहा था और मेरा दिल बैठा जा रहा था। बॉस कुछ पलों के लिए शांत हो गई, फिर वो सामान्य बनते हुए घर के अंदर आ गई। उन्होंने पूछा, मैंने सुना है कि जियांग फैंग तुम्हारे पड़ोस में ही रहता था, है ना? सू वानलिंग ने तुरंत झूठ बोलते हुए कहा, हाँ मैम, पर वो बहुत जल्दबाजी में अपने गांव लौट गया है। उसने तो मुझे अपना नया नंबर तक नहीं दिया। बॉस सोफे पर बैठ गई, पर उनकी सतर्क आंखें चारों तरफ कुछ ढूंढ रही थीं। पूरा घर बहुत ही अजीब तरीके से साफ सुथरा था। बस डस्टबिन में मैकडॉनल्ड्स का एक खाली बैग पड़ा था। बॉस ने बात टटोलते हुए पूछा, घर अच्छा है, किराए का है या अपना? सू वानलिंग ने चाय देते हुए कहा, किराए का ही है मैम, बस थोड़ा बहुत सजा लिया है। बॉस ने चाय का कप टेबल पर रख दिया और सीधे मुद्दे पर आते हुए बोली, चलो फालतू बातें छोड़ो और मुझे प्रोजेक्ट समझाओ। सू वानलिंग ने अपना लैपटॉप खोला और तेजी से समझाने लगी। तभी बॉस ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, ठीक है, वॉशरूम कहाँ है? मुझे जाना है। सू वानलिंग ने इशारा किया, गलियारे के आखिर में दाईं तरफ। बॉस उठी और आगे बढ़ी, लेकिन अगले ही पल उनके कदमों की आवाज रुक गई। वो वॉशरूम के दरवाजे पर नहीं बल्कि ठीक मेरे उस बंद कमरे के दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो गई। घर के बाकी सारे दरवाजे खुले थे, बस यही एक दरवाजा कसकर बंद था। बॉस के दिमाग में तुरंत शक की घंटी बजी कि जब पूरे घर में जियांग फैंग का कोई नामो निशान नहीं है तो इस बंद दरवाजे के पीछे क्या है? बॉस ने हाथ उठाकर दरवाजा खटखटाया। खट खट खट।
वो आवाज सीधे मेरे दिल पे लगी। मैंने डर के मारे अपने होंठ कसकर भींच लिए ताकि मेरी सांस की आवाज भी बाहर न जाए। बॉस ने परखने के लिए आवाज दी, कोई है अंदर? जियांग फैंग। जैसे ही उन्होंने मेरा नाम लिया, ठीक उनके पीछे से सु वानलिंग की ठंडी और डरावनी आवाज आई, मैम आप किसे आवाज दे रही हैं? आप तो वॉशरूम जा रही थी ना? बॉस की आवाज थोड़ी सी कांप गई। अरे मैंने देखा ये कमरा बंद है तो। सु वानलिंग ने ठंडी नजरों से देखते हुए कहा, ये तो बस एक स्टोर रूम कबाड़ खाना है, क्या आप देखना चाहती हैं? मैं अभी खोल देती हूँ। बॉस कुछ पल शांत रही और फिर मुस्कुराकर बोली, हाँ बिल्कुल। सु वानलिंग ने बिना कुछ बोले अपनी चाबियां निकाली और दरवाजे का ताला खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, कमरे के अंदर थोड़ी सी रोशनी आई। सु वानलिंग ने एक तरफ हटकर हाथ से इशारा किया, मैम अंदर आ जाइए। बॉस कदम बढ़ाकर अंदर आई, लेकिन कमरे में एक बिस्तर और कुछ फालतू सामान के अलावा कुछ नहीं था। उन्हें मेरा एक बाल तक वहां नहीं मिला, क्योंकि मैं तो पहले से ही दूसरे कमरे में बिस्तर के नीचे छुपा हुआ था। सु वानलिंग ठीक उनके पीछे खड़ी थी। उसने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, पर अपना हाथ अपनी जैकेट की जेब में डाल रखा था। अगर बॉस जरा सा भी और आगे बढ़ती या शक करती तो सु वानलिंग उन पर हमला करने के लिए तैयार थी। निराश होकर बॉस कमरे से बाहर निकल आई। जैसे ही सु वानलिंग ने दरवाजा वापस बंद किया, कमरे के अंदर मेरा बचा कुचा हौसला भी टूट गया। बॉस को लगा कि यहाँ कोई नहीं है और शायद मैं किसी मजबूरी में खुद ही गायब हो गया हूँ। उधर सु वानलिंग ने राहत की सांस ली। उसने मन ही मन सोचा कि अच्छा हुआ बॉस ने आगे कुछ नहीं पूछा, वरना आज बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती और उसे भागना पड़ता। थोड़ी देर बाद बॉस वॉशरूम से बाहर आई और अपने पुराने सख्त लहजे में बोली, ठीक है, प्रोजेक्ट के बाकी काम हम ऑफिस में देखेंगे। सु वानलिंग उन्हें छोड़ने दरवाजे तक गई। बाय मैम, ध्यान से जाइएगा। बॉस ने कोई जवाब नहीं दिया और बिना मुड़े वहां से चली गई। जैसे ही वो गई, सु वानलिंग के चेहरे की झूठी मुस्कान गायब हो गई। वो गुस्से में गुर्राई और उसने तुरंत उस छोटे पौधे को उठाकर नीचे पटका। उस पौधे के नीचे बॉस ने चालाकी से एक छोटा सा सुनने वाला उपकरण छुपा रखा था ताकि घर की बातें सुन सकें। सु वानलिंग ने गुस्से में उसे पैरों से कुचलकर पूरी तरह तोड़ दिया और डस्टबिन में फेंक दिया। वो बड़बड़ाने लगी, आखिर बॉस को भनक कहां से लगी? क्या छोटा फैंग ने उस प्रोजेक्ट में कोई चालाकी की थी? पर उसने तुरंत सोचा, नहीं, मैंने तो एक एक शब्द खुद चेक किया था, ऐसा नहीं हो सकता। वो गुस्से और बेचैनी में हॉल में चक्कर काटने लगी। उसका मन कर रहा था कि वो आकर मुझे प्रताड़ित करे, पर उसने खुद को रोका कि बिना किसी सबूत के ऐसा करने से मैं उससे और नफरत करने लगूंगा। वो गुस्से में पैर पटकते हुए सोचने लगी कि आखिर गलती कहाँ हुई। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि इस पूरे मामले का सच सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ही है, और वो मुझसे सच उगलवाने के लिए कमरे की तरफ बढ़ने लगी। सु वानलिंग सीधे कमरे में मेरे बिस्तर के पास आई और उसने जोर से बेड पर लात मारी। मैं बिस्तर के नीचे छुपा हुआ था और एक डरे हुए खरगोश की तरह धीरे धीरे रेंगते हुए बाहर निकला। मेरे बाल बिखरे हुए थे और मैं बहुत घबराया हुआ था। मैंने कांपती आवाज में पूछा, क्या बॉस चली गई? ये सुनते ही सु वानलिंग की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वो चिल्लाई, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने किसी और औरत के बारे में पूछ रहे हो, वो भी इतने हक से? उसके सिर पर खून सवार हो गया। मैं अभी पूरी तरह बिस्तर के नीचे से बाहर भी नहीं आ पाया था कि उसने मुझे जोर से लात मार दी। इसके बाद के 3 घंटे मेरे लिए किसी नरक से कम नहीं थे। उसने मुझ पर अपना सारा गुस्सा निकाला और मुझे बहुत प्रताड़ित किया। दर्द के मारे मेरी आंखें लाल हो चुकी थीं। मैंने अपनी बची कुची ताकत बटोरी और अपने मुंह से भारी आवाज में कहा, सु वानलिंग, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मेरे ये शब्द सुनते ही वो एक पल के लिए ठिठक गई। उसने हैरान होकर मुझे देखा। मेरी पीठ बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी। सिर्फ एक सच जानने के चक्कर में उसने मेरी ये हालत कर दी थी। अचानक उसका बर्ताव बदला और वो रोते हुए बोली, छोटा फैंग, मुझे माफ कर दो, ये दीदी की गलती थी, मैंने तुम्हें गलत समझा। उसने अपनी बाहें फैलाईं और मुझे गले लगाने की कोशिश की। उस पल मेरा शरीर डर से अकड़ गया, पर मेरे अंदर की बची हुई हिम्मत जाग उठी। मैंने अपनी पूरी ताकत से उसे खुद से दूर धकेल दिया और चिल्लाया, दूर रहो मुझसे। मेरी आंखों में उसके लिए साफ नफरत दिख रही थी। सु वानलिंग लड़खड़ाकर पीछे गिर गई। उसके चेहरे पर अचरज था, क्योंकि इससे पहले उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया था, मैंने कभी पलट कर जवाब नहीं दिया था। वो कुछ देर चुप रही, फिर उसकी आंखें एकदम ठंडी हो गईं और उसने कड़े लहजे में कहा, छोटा फैंग, जो कहा उसे एक बार फिर से कहना। उसकी वो डरावनी आवाज सुनते ही मेरी रही सही हिम्मत भी टूट गई और मैं बेबस होकर जमीन पर बैठ गया। सु वानलिंग सोचने लगी कि क्या बॉस शियाजी यू नाजियो मेरे काम करने के तरीके को बहुत अच्छे से जानती थी, इसीलिए उन्हें शक हुआ कि मैंने इस घर में किसी को छुपा रखा है। उसने मन ही मन सोचा कि हाँ, यही एक वजह हो सकती है, वरना बॉस का जो स्वभाव है वो अब तक दरवाजा तोड़कर अंदर आ चुकी होती। उसने गुस्से में एक कप उठाकर डस्टबिन में दे मारा। सब उस छोटे फैंग की गलती है। उसने काम इतनी सफाई से किया कि एक भी कमी नहीं छोड़ी। खैर, उसने मेरा पसंदीदा खाना मंगवाने के लिए फोन निकाला ताकि वो मुझे थोड़ा शांत कर सके। लेकिन इस समय उसके दिमाग में एक और बड़ी योजना चल रही था। बॉस का यहाँ आना उसके लिए खतरे की घंटी थी और वो इस रोज रोज के डर को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती थी। वो सोचने लगी कि कोई ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे मैं कभी भी उसे छोड़कर ना जा सकूं
और तभी वो मुझे आजाद कर पाएगी। करीब आधे घंटे बाद दरवाजे की घंटी बनी। सु वानलिंग को लगा कि उसका ऑर्डर आ गया है। उसने दरवाजा खोला तो सामने एक छोटा सा बच्चा खड़ा था जो बमुश्किल 5 साल का होगा। वो भारी भारी बैग उठाए हुए था और उसका चेहरा लाल हो रहा था। बच्चे ने कहा, दीदी ये आपका खाना है। सु वानलिंग ने बच्चे को कुछ पैसे दिए और दरवाजा बंद कर दिया। वो बैग लेकर अंदर आ रही थी कि अचानक उसके कदम रुक गए। बच्चे की बात ने उसके दिमाग में एक बहुत ही डरावना और शातिर विचार डाल दिया था। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आ गई। उसने सोचा कि किसी इंसान को अपने साथ हमेशा के लिए बांधने का सबसे अच्छा तरीका एक परिवार और जिम्मेदारी ही तो है। अगर हमारा एक परिवार होगा तो मेरा जो स्वभाव है कि मैं रिश्तों को बहुत अहमियत देता हूँ। मैं बच्चे के लिए कभी भी उसे छोड़कर नहीं जा पाऊंगा और उसकी हर बात मान लूंगा। ये अजीब विचार उसके दिमाग में घर कर गया। वो बड़बड़ाई, छोटा फैंग, अब दीदी को कोई बड़ा कदम उठाना ही होगा हमारी खुशी और हमेशा साथ रहने के लिए। वो बैग उठाकर सीधे मेरे कमरे की तरफ बढ़ गई और बोली, चलो डिनर कर लो। मैं बिस्तर पर सिमटा हुआ बैठा था। मैंने गुस्से में मुंह फेर लिया और कहा, मुझे नहीं खाना। सु वानलिंग ने खुद को शांत रखने की कोशिश की। वो जानती थी कि मैं अभी भी उससे बहुत नाराज हूँ। उसने थोड़े धीमे लहजे में पूछा, क्यों, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मेरा ये बेरुखा और शांत बर्ताव ही एक ऐसी चीज थी जो उसे सबसे ज्यादा परेशान करती थी। वो अचानक तेजी से मेरे बिस्तर के पास आई और उसकी आवाज में फिर से गुस्सा साफ दिखने लगा। सीधे तरीके से बात मानो और खाना खा लो, समझे? मैं फिर भी चुप रहा। इससे उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने चिल्लाकर आखिरी चेतावनी दी, छोटा फैंग, क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, सीधे तरीके से खाना खाओगे या मुझे तुम्हें अपनी बात मनवाने के लिए कोई दूसरा सख्त रास्ता अपनाना पड़ेगा? वही पुरानी भयानक धमकियां सुनकर मैं गुस्से और डर से कांप रहा था। सु वानलिंग का सब्र पूरी तरह खत्म हो चुका था। उसने किसी बेजान चीज की तरह मुझे कॉलर से पकड़ा और घसीटते हुए डाइनिंग टेबल के पास ले आई। सामने रखे भोजन की महक से मुझे घबराहट हो रही थी, पर आखिरकार मुझे हार माननी पड़ी। मैं रोते हुए और बेबसी में खाना निगलने लगा। मैं मन ही मन सोच रहा था कि मैं कभी कोई जिम्मेदारी या बंधन नहीं चाहूंगा। अगर मैं इस जाल में और फांस गया तो अपनी जिम्मेदारी निभाने की आदत के कारण मैं कभी यहाँ से भाग नहीं पाऊंगा और जिंदगी भर के लिए इस पागल औरत की कैद में रह जाऊंगा। लेकिन सु वानलिंग तो जैसे होश खो चुकी थी। वो मुझ पे लगातार अपनी बातें मानने का दबाव बना रही थी। मैंने इस बार अपनी पूरी ताकत से उसका विरोध किया और चिल्लाया, दूर हटो मुझसे। मुझे पता है तुम मुझे हमेशा के लिए अपना गुलाम बनाना चाहती हो, दूर हो जाओ। मैं तड़प रहा था, पर उसकी ताकत के आगे मेरी एक न चली। उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन था। वो मुझसे कहने लगी, दीदी वादा करती है कि अगर तुम मेरी सारी बातें मान लोगे तो मैं तुम्हें थोड़ी आजादी दे दूंगी और इस छोटे से कमरे से बाहर निकाल दूंगी। मेरी आवाज में रोना आ चुका था। मैंने कहा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। पर उस मुख्य दरवाजे पर लगे 3 बड़े बड़े ताले, जिनकी चाबियां सिर्फ उसके पास थीं, मेरी आजादी के सारे रास्ते बंद कर चुके थे। दूसरी तरफ सु वानलिंग की अपनी नौकरी पर भी अब संकट आ गया था। हमारी बॉस शिया जी यू नात्सुई ऑफिस में उस पर लगातार दबाव बना रही थीं और उसे कंपनी से बाहर निकालने का मौका ढूंढ रही थीं। लेकिन मेरा खर्च उठाने और अपने अजीब सपनों को पूरा करने के लिए सु वानलिंग ऑफिस में लोगों की खरी खोटी सुनकर भी टिकी हुई थी। इस समय वो अपनी सीट पर बैठकर बड़े चाव से अपने फोन में लगे कैमरों से मुझे देख रही थी। वो स्क्रीन के बेहद करीब आ गई। तभी अचानक उसके पीछे एक साया आकर खड़ा हो गया। वो बॉस थी। पूरे कैबिन में इतनी शांति छा गई कि एक सुई भी गिरे तो आवाज आ जाए। सु वानलिंग ने घबराकर तुरंत अपने फोन की स्क्रीन बंद करने की कोशिश की, पर बॉस शिया जी यू उसके सामने पहुंच चुकी थी। उन्होंने गुस्से में आकर सु वानलिंग को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। बॉस का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पसंदीदा इंसान की छुपकर निगरानी करने की? उनके साथ आए असिस्टेंट रोडियो लोयो ने तुरंत उस सिस्टम से वो सारा डेटा डिलीट कर दिया। सु वानलिंग पूरी तरह सकपका गई थी। वो अपना गाल पकड़कर अनजान बनने का नाटक करने लगी। मैम, आप क्या कह रही हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। बॉस ने सख्त लहजे में हाथ आगे बढ़ाया और आदेश दिया, अपना फोन मेरे हवाले करो। लेकिन सु वानलिंग ने फोन को कसकर पकड़ा और अपनी जेब में डाल लिया। उसने कहा, मैम, ये मेरी प्राइवेसी निजी मामला है। बॉस ने अपने दांत भींचते हुए एक एक शब्द चबाकर कहा, मैंने कहा फोन मुझे दो। जब सु वानलिंग फिर भी टस से मस नहीं हुई तो बॉस गुस्से में हंस पड़ी। उनका सब्र पूरी तरह टूट चुका था। उन्होंने कहा, ठीक है, हमारी कंपनी को तुम जैसे कामचोर लोगों की कोई जरूरत नहीं है। इसी वक्त अपना बोरिया बिस्तर समेटो और यहाँ से दफा हो जाओ। दोपहर तक सु वानलिंग पूरी तरह हताश होकर घर लौट आई, पर इस हालत में भी उसके हाथ में मैकडॉनल्ड्स का बैग था। नौकरी जाने के बाद भी वो मेरे खाने पीने में कोई कमी नहीं रखना चाहती थी। ये उसके पागलपन की आखिरी हद थी। उसने दरवाजा खोला तो देखा मैं एक कोने में बैठा अपने नाखून काट रहा था। आम दिनों में वो आकर मुझे परेशान करती, पर आज वो बहुत शांत थी। जब मैंने एक हाथ के नाखून काट लिए तो उसने धीरे से मेरा हाथ अपनी तरफ खींचा और कहा, लाओ, दूसरे हाथ के भी काट देती हूँ। मैं चुपचाप अपना होंठ भींचे बैठा रहा। आंखों में गुस्सा और बेबसी साफ थी, पर मेरे पास उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ा दिया। वो बहुत देर तक वहीं खड़ी होकर मुझे घूरती रही, जैसे मेरी बेबसी का मजा ले रही हो।
फिर उसने बहुत ही शांत आवाज में कहा, छोटा फैंग, कुछ दिनों में हम ये घर बदल रहे हैं, हम यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। घर बदल रहे हैं? ये सुनते ही मेरे हाथ से कटर छूटते छूटते बचा। मैंने घबरा कर अपना सिर उठाया और पूछा, पर हम कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा, हम शहर से दूर किसी शांत और बाहरी इलाके में जा रहे हैं। वहाँ रहने का खर्च कम है, हो सकता है वहाँ मैकडॉनल्ड्स न हो और शहर जैसी सुविधाएं भी न मिले। वो थोड़ी देर रुकी और फिर बोली, पर दीदी वादा करती है कि हफ्ते में कम से कम एक बार मैं तुम्हारे लिए बाहर से खाना जरूर मंगवाऊंगी, ठीक है ना? मैं कोई बेवकूफ नहीं था, मुझे अच्छे से पता था कि इस कैद में मेरे पास ना कहने का कोई हक नहीं है। मैंने मन मारकर कहा, ठीक है, आप जहाँ चाहेंगी मैं वहीं चलूंगा। ये सुनकर सु वानलिंग के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आ गई। वो बोली, वाह, मेरा छोटा फैंग कितना समझदार है। इसके बाद के कुछ दिन सु वानलिंग बहुत ज्यादा व्यस्त रहने लगी। वो सुबह जल्दी निकल जाती और देर रात को, कभी कभी तो रात के 2-3 बजे पूरी तरह थकी हारी घर लौटती थी। वो नए ठिकाने की तैयारी में लगी हुई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस नए जाल से खुद को कैसे बचाऊं। सु वानलिंग ने मुझे बताया था कि वो शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी किराने की दुकान शुरू करने के चक्कर में इतनी व्यस्त थी। कुछ दिनों बाद एक शाम वो घर लौटी। उसके हाथों में एक बहुत बड़ा आयताकार लकड़ी का संदूक बॉक्स था। उसका आकार हूबहू इतना बड़ा था कि उसमें मेरे जैसा एक इंसान आसानी से समा सके। सु वानलिंग ने उस लकड़ी के बक्से की तरफ इशारा किया और बहुत ही ठंडी नजरों से देखते हुए मुझसे कहा, इसके अंदर जाओ। मैं डर के मारे पूरी तरह सफेद पड़ गया। मेरे मन में घबराहट और खौफ की लहर दौड़ गई। मैंने कांपते हुए पूछा, अंदर अंदर क्यों जाऊं? वो मेरे सामने तनकर खड़ी हो गई और ऊपर से देखते हुए बोली, तुम चुपचाप इसके अंदर छुप जाओ। आज रात पैकर्स और मूवर्स सामान ढोने वाले आएंगे और तुम्हें हमारे नए घर तक पहुंचा देंगे। मैंने हैरान होकर पूछा, क्या हम इतनी जल्दी जा रहे हैं? उसने बिना कुछ बोले बस अपना सिर हाँ में हिलाया। मैंने उस काले बक्से के मुंह को देखा और डरते हुए कहा, अगर अंदर ऑक्सीजन हवा कम पड़ गई तो क्या होगा? उसने थोड़े चिड़चिड़े भाव से कहा, हवा काफी होगी, मैंने इसमें पहले से ही छेद कर दिए हैं। उसकी उस पागलपन भरी नजरों को देखकर मेरी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई और मैं भारी मन से उस बक्से के अंदर रेंग गया। बक्से के अंदर जगह बहुत ही कम थी। मुझे एक झींगे की तरह पूरी तरह से सिकुड़ कर बैठना पड़ा। सु वानलिंग ने पहले से तैयार रखे तौलिए, आंखों की पट्टी, कान के प्लग और रस्सियां निकाली। उसने बहुत ही सलीके से मुझे पूरी तरह बांध दिया और मेरा मुंह भी कसकर बंद कर दिया। उस घुटन भरे बक्से के अंदर मेरे लिए एक एक सेकंड काटना सदियों जैसा लग रहा था। हर तरफ सिर्फ घनेरा अंधेरा और एक अनजाना डर था। अचानक मुझे महसूस हुआ कि बक्से को उठाया गया और फिर किसी गाड़ी में जोर से रख दिया गया, जिससे मेरे पूरे शरीर में तेज दर्द हुआ। गाड़ी के उस लंबे और पथरीले रास्ते के सफर में बक्से के अंदर की हवा धीरे धीरे कम होने लगी और मेरे सीने पर भारी दबाव महसूस होने लगा। तभी अचानक खट की आवाज हुई और बक्से का ढक्कन जोर से खुला। मैं एक तड़पती हुई मछली की तरह बाहर की ताजा हवा में पागलों की तरह गहरी गहरी सांसें लेने लगा। सु वानलिंग ने अपनी उसी डरावनी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें बहुत परेशानी हुई ना? उसने धीरे धीरे मेरे बदन पर बंधी हुई रस्सियां और पट्टियां खोल दी। काफी देर तक खुद को संभालने के बाद मैं बक्से से बाहर आ पाया, पर जैसे ही मैंने चारों तरफ देखा, मैं पूरी तरह हैरान रह गया। ये एक बहुत ही पुराना और जर्जर मकान था। दीवारों का प्लास्टर उखड़ चुका था, सीढ़ियां बहुत खड़ी और डरावनी थीं और बाहर जाने का इकलौता रास्ता लोहे का एक पुराना जंग लगा दरवाजा था। ये जगह पिछले घर के मुकाबले बहुत ही बेकार और पिछड़ी हुई थी। सु वानलिंग मुस्कुराई, हमारे नए घर में तुम्हारा स्वागत है। मैंने घबरा कर पूछा, ये आखिर कौन सी डरावनी जगह है? सु वानलिंग के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसने कहा, ये शहर का आखिरी कोना है। यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं रहता, यहाँ तक कि कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। ये जगह पूरी तरह से सुरक्षित और छुपी हुई है। उसने बेबसी से कांपती मेरी कमर को पकड़ा और मुझे खिड़की के पास ले गई। उसने मेरी आंखों में देखते हुए बड़े अजीब लहजे में कहा, यहाँ आसपास कोई इंसान नहीं फटकता, ये सिर्फ हम दोनों का अपना आशियाना है। उसकी गर्म सांसें मेरे कान के पास महसूस हो रही थीं। वो बोली, अब से यहाँ सिर्फ हम दोनों रहेंगे और हम हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से बंध चुके हैं। खिड़की से बाहर फैले उस अनंत और सुनसान अंधेरे को देखकर मेरी आंखों की बची कुची उम्मीद भी खत्म हो गई। मैं पूरी तरह निराश हो गया और मेरे पैर लड़खड़ा गए। वो अपनी ठंडी उंगलियों से मेरे गालों को सहलाने लगी, जैसे कोई अपने पालतू जानवर को सहलाता है या फिर उस पर अपना नाम लिख रहा हो। अगली सुबह सु वानलिंग एक पुरानी सेकेंड हैंड स्कूटी इलेक्ट्रिक मोपेड लेकर घर से निकली और सीधे 3 किलोमीटर दूर उस पुरानी किराने की दुकान पर पहुंची। एक तीखी आवाज के साथ उसने दुकान का शटर उठाया। ये छोटी सी दुकान ही उसका नया ठिकाना थी, जिसे उसने दुनिया की नजरों में एक पर्दा बनाने के लिए चुना था। वो बहुत ही सलीके से काउंटर के पीछे बैठ गई ताकि वो एक आम इंसान की तरह दिख सके। तभी अचानक सुनहरे बालों वाली और 2 चोटियां बनाए एक आधुनिक लड़की दुकान के दरवाजे पर आकर रुकी। उसने सु वानलिंग को देखा और ताना मारते हुए बोली, अरे ये हमारी पुरानी खूबसूरत वानलिंग दीदी नहीं है क्या? सु वानलिंग ने उसे पहचान लिया। उसका नाम शिया एयर था। सु वानलिंग ने रूखे मन से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए?
उस लड़की ने बहुत ही घमंड और नफरत भरी मुस्कान के साथ बेहद मासूम चेहरा बनाकर बहुत ही तीखी बात कही। मैं अपने पैसे नाले में बहा दूंगी, पर तुम्हारी इस दुकान से एक सामान भी नहीं खरीदूंगी। सु वानलिंग का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसने कड़े लहजे में कहा, अगर कुछ नहीं खरीदना तो यहाँ से दफा हो जाओ। पर शिया एर वहां से हिली नहीं, बल्कि वो काउंटर के और करीब आ गई और बोली, अरे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम पीठ पीछे कोई गलत काम कर रही हो? मैंने सुना है कि कुछ सन की उम्रदराज औरतें जवान लड़कों को किडनैप बंधक करके अपने पास छुपाए रखती हैं। ये सुनते ही सु वानलिंग के होश उड़ गए। उस लड़की के मुंह से बंधक शब्द सुनते ही सु वानलिंग के चेहरे के भाव पूरी तरह बिगड़ गए। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी सबसे दुखती रग पर पैर रख दिया हो। उसकी आंखों में डर और पागलपन साफ दिख रहा था, जैसे उसका कोई बहुत बड़ा राज खुल गया हो। शिया एर ने जाते जाते बेहद बदतमीजी से काउंटर की टेबल पर एक जोरदार लात मारी और चली गई। सु वानलिंग गुस्से से कांप रही थी और उसे पकड़ने के लिए बाहर भागने ही वाली थी कि तभी उसके फोन की घंटी बज उठी। फोन पर हमारी पुरानी मकान मालिक मुंह फे फे गुस्से में पागलों की तरह चिल्ला रही थी, सु वानलिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रातों रात घर खाली करके भागने की? तुम्हारी सिक्योरिटी मनी का 1 रुपया भी वापस नहीं मिलेगा और तुम्हें मुझे अगले 6 महीने का किराया हर्जाने के रूप में देना होगा, वरना मैं पाताल से भी तुम्हें ढूंढ निकालूंगी और तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगी। सु वानलिंग ने चिढ़कर तुरंत फोन काट दिया। उस रात 12 बजे तक वो पूरी तरह थक कर चूर हो चुकी थी और अंधेरे में किसी तरह घर लौटी। पर जैसे ही उसने वो जंग लगा लोहे का दरवाजा खोला, वो दंग रह गई। मैं रसोई में बहुत ही शांति से अपने लिए एक पैकेट नूडल्स उबाल रहा था। उसे अचानक सामने खड़ा देखकर डर के मारे मेरा चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और हकलाते हुए सफाई देने लगा, दीदी मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैं कुछ खाने के लिए बना रहा था। मेरा यकीन मानिए, मैं यहाँ से भागने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा था। भागना? सु वानलिंग ने मेरे पीले पड़े चेहरे और उस बिना सब्जियों के उबले हुए नूडल्स के बर्तन को देखा। उसकी आंखों में पहली बार मेरे लिए थोड़ी सी हमदर्दी और पछतावा दिखा। उसने खुद से वादा किया था कि वो मुझे हमेशा रानी की तरह सुख सुविधाओं में रखेगी, पर यहाँ हालात कुछ और थे। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। वो सोचने लगी कि आने वाले समय में खर्च कैसे चलेगा। कुछ महीनों बाद जब उसकी हालत बदलेगी, तब बच्चे के सामान, दूध के पाउडर और डायपर के पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा? तभी उसके दिमाग में एक बहुत ही अजीब और खतरनाक विचार आया। लेकिन उस विचार के आते ही उसके अंदर की अजीब सी चाहत ने उसे तुरंत दबा दिया। वो मुझे किसी पिंजरे के पंछी की तरह हमेशा के लिए घर में बंद रखना चाहती थी। उसे डर था कि अगर मैंने एक बार भी इस चौखट से बाहर कदम रखा तो मैं उसके चंगुल से हमेशा के लिए छूट जाऊंगा। हाथ मुंह धोने के बाद वो सीधे मेरे पास आकर बैठ गई और जानबूझकर अपना पैर मेरे पैर से सटा दिया। मैं किसी डरे हुए पंछी की तरह झटके से पीछे हटा और दूर भागने की कोशिश की, पर उसने जोर से मेरा कंधा दबोच लिया। उसने कहा, छोटा फैंग, चुपचाप बैठ जाओ। उसने अपना चेहरा घुमाया और बहुत ही रहस्यमयी नजरों से मुझे देखते हुए पूछा, छोटा फैंग, दीदी तुमसे एक बात पूछना चाहती है। क्या तुम सच में इस बंद कमरे से बाहर निकलकर थोड़ी ताजा हवा खाना चाहते हो? ये सुनते ही मेरी आंखों में आजादी की एक बहुत बड़ी उम्मीद जाग उठी। मैंने घबराकर तुरंत कहा, अगर आप मुझे मार भी डालेंगी तब भी मैं भागने की कोशिश नहीं करूंगा। सु वानलिंग के चेहरे पर एक बहुत ही अजीब और झूठी मुस्कान आ गई। वो बोली, भागने की बात कौन कर रहा है? मैं तो तुम्हें बाहर घुमाने ले जाने की बात कर रही हूँ। तुम मेरी नई किराने की दुकान पर चलना, देखना मैं कहाँ काम करती हूँ और वहां काम में मेरा हाथ भी बांटा देना, ठीक है ना? ये सुनते ही मेरे शरीर की एक एक नस तन गई। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस झूठी मुस्कान के पीछे उसका क्या इरादा है। क्या ये उसका कोई नया इम्तिहान था या फिर मुझे परेशान करने का कोई नया तरीका? मैंने सतर्क होकर अपने शरीर को थोड़ा और पीछे खींचा और पूछा, आपके इस बात का क्या मतलब है? क्या आप फिर से किसी नए तरीके से मुझे जाल में फंसाना चाहती हैं? उसने बड़े ही कमजोर लहजे में अपने पेट को छुआ और बोली, सुबह से मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है। कुछ महीनों बाद जब मेरी हालत और बदलेगी तो मुझसे दुकान का काम अकेले नहीं संभलेगा। तो क्या तुम दुकान पर चलकर मेरे एक छोटे मददगार बन सकते हो? बाहर जाना। सिर्फ इस दम घूंटने वाले पुराने मकान से बाहर निकलने का ये मौका मेरे दिमाग पर हावी हो गया। आजादी की उस बेतहाशा चाहत ने मेरे मन के सारे डर को पूरी तरह खत्म कर दिया। जैसे किसी डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो, मैंने पागलों की तरह अपना सिर हाँ में हिलाया और कहा, हाँ बिल्कुल, मैं चलूंगा। सु वानलिंग का चेहरा खिल उठा। उसने बहुत ही आसानी से मेरे गालों को थपथपाया और बोली, बहुत अच्छे, मेरा छोटा फैंग कितना प्यारा और आज्ञाकारी बच्चा है। लेकिन उस समय अपनी चालों में खोई हुई सु वानलिंग सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि उसका ये फैसला, जो आज उसे बिल्कुल सही लग रहा था, आने वाले दिनों में उसे जिंदगी भर का ऐसा सबक सिखाएगा कि वो खून के आंसू रोएगी।